हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की। साथ ही साथ दोस्तों स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन में आज हमारा फोकस रहेगा एशियन कॉन्टिनेंट पे, एशियाई महाद्वीप पे। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है और एंड में वीडियो देखने के बाद आपको क्विज भी सॉल्व कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको स्टैटिक जीके जीएस की भी पर डे क्विज दिया करूंगा, तो पर डे आप लोग 11 बजे के करीब वाली क्विज भी जरूर सॉल्व किया कीजिए। सुबह की करंट अफेयर और 11 बजे स्टैटिक जीके जीएस की दोनों क्विज आप लोग एप्लीकेशन से जाकर जरूर सॉल्व कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे MZT ऐप का, जाकर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गाँव के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया था। अगला, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी UNODC का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों वियना में, ऑस्ट्रिया में। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UNCTAD ने विकासशील देशों के लिए कितने ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है? तो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने दोस्तों अभी हाल ही में $1 ट्रिलियन, कितने की, $1 ट्रिलियन के विकासशील देशों के ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है। यानी कि जितने भी विकासशील देश हैं, इसने बताया है कि लगभग 64 कम आय वाले जो विकासशील देश हैं उनका जो ऋण लिया गया था, उनके द्वारा जो उधार लिया गया था, उनको माफ़ किया जाएगा। कितने तक का? $1 ट्रिलियन तक का टोटल ऋण माफ़ किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, UNCTAD द्वारा। अब दोस्तों इसे क्यों किया गया है? क्योंकि देख रहे हैं सब लोग कि एक तो वैसे ही कोविड-19 महामारी की वजह से वैश्विक मंदी आई हुई है। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका तो चलिए ठीक है, वो लोग दोबारा फिर से अपने आप को सुधार लेंगे, लेकिन जो विकासशील देश थे, वैसे ही कम आय वाले थे, वैसे ही उधार में डूबे हुए थे, उन पर और ज़्यादा बोझ पड़ गया। तो ऐसे में ये एक राहत भरी खबर है UNCTAD द्वारा। क्लियर है? UNCTAD की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 में, 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मुखिसा कितुई। कौन है? मुखिसा कितुई। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट डे है, इसे याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स डे। प्रत्येक वर्ष ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा होती है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2000 से, सन 2000 से मनाया जाना ये शुरू हुआ। कारण क्या है जिस वजह से ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसी दिन 1970 में, 1970 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। इसे आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है इसकी थीम। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है इस बार की रखी गई है दोस्तों, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। अच्छा, अभी फरवरी में दोस्तों इसी साल में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था। तो उसमें यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर रहा था अमेरिका और हमारा भारत रहा था 40वें स्थान पर। इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब इम्पॉर्टेंट डे और थीम के लिए आपको वीडियो मिलेगी। बस 4 दिन और बचे हैं, इस वजह से पूरा डे कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें डे और थीम रहेंगे अप्रैल मंथ के सभी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या रखा? तो चाइना ने अभी हाल ही में दोस्तों घोषणा की है कि वो अपना पहला मंगल एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। क्या है? तियानवेन फर्स्ट। ये तियानवेन का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों चाइना में एक काफ़ी फेमस कवि थे जिनका नाम था कू युआन। तो उनकी एक ये कविता थी तियानवेन के नाम से। तियानवेन का अगर हिंदी में बात करें अर्थ की, तो इसका मतलब होता है स्वर्ग से प्रश्न, यानी क्वेश्चन फ्रॉम हेवन। तो इसे उनकी कविता के नाम पर रखा गया है। और अब चाइना का जो भी मंगल मिशन लॉन्च किया जाएगा इस सीरीज़ का, तो इसी नाम से ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी, जैसे 1 2 3 4। ओके, चलिए, अब चाइना ने इसे लॉन्च किया है, लॉन्च करने की घोषणा की है कि चाइना दोस्तों वो इसी साल के अंत तक, यानी 2020 के एंड तक मंगल मिशन अपना लॉन्च करेगा, मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करेगा। अब इसकी घोषणा उसने 24 अप्रैल को की। 24 अप्रैल को ही क्यों की गई? क्योंकि दोस्तों 24 अप्रैल के ही दिन 1970 में
1970 में चाइना ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था डोंग फांग होंग 1। क्या नाम था? डोंग फांग होंग 1। तो उसके 50 साल पूरे हुए हैं 24 अप्रैल को, इस वजह से इसकी घोषणा की है चाइना ने। क्लियर बिल्कुल। अब आया है चाइना, तो देखिए मैप में ये रहा चाइना। बीजिंग है यहाँ की राजधानी और बीजिंग में ही होना है दोस्तों 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल। रेनमीबी युआन है यहाँ की करेंसी। पीपुल्स कांग्रेस है यहाँ की संसद का नाम और शी जिनपिंग है यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट। यहाँ की राजभाषा है दोस्तों मंदारिन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। सबसे बड़ा नगर है संघाई। चाइना के वुहान शहर से ही दोस्तों कोरोना वायरस आया था, इसे भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। वहीं पर पहला मामला देखने को मिला था। चलिए आज हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट में देखेंगे, अभी काफ़ी सारी चीज़ जानेंगे चाइना के बारे में भी। आगे देखते हैं, अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 कब मनाया गया। तो दोस्तों विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में मनाया जाता है, ठीक है। तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस बार ये मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अच्छा, इसी मंथ में तो WHO का स्थापना दिवस आया था 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसी के स्थापना दिवस पर क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, उसे याद रखिएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह की। तो ये दोस्तों मनाया जाता है लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए, वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है इसकी थीम की। तो इसकी इस बार की थीम रखी गई है वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। क्या है थीम? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। हालांकि अभी कोविड-19 महामारी की वैक्सीन की खोज नहीं हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा किसके द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने इसे शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसे शुरू किया है, सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव। ये एक हेल्पलाइन सेवा है दोस्तों। इससे उन बूढ़े बुजुर्गों की मदद की जाएगी जो जम्मू कश्मीर के हैं और जो अकेले रहते हैं। उन तक दवा हो गया, किराने के कोई सामान हो गए और भी जो ज़रूरी सामान हो गए उन तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। सर्व द सीनियर्स, नाम से ही स्पष्ट है, सीनियर्स की सेवा करने के लिए। ओके, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे दोस्तों न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, इसे ध्यान रखना आपको। चलिए अब क्योंकि वहाँ पर सरकार तो है नहीं, इस वजह से जो न्यायमूर्ति होते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यही मेन उसका हेड करते हैं, लीड करते हैं। चलिए जम्मू कश्मीर आया है तो अभी आपको बता दें आर्टिकल 370 जब हटाया गया 5 अगस्त को 2019 को, उसके बाद फिर तब से अभी तक कोई सरकार वहाँ पर बनी नहीं है, लेकिन विधानसभा वहाँ पर है, इसे आपको ध्यान में रखना है। यूनियन टेरिटरी हो गई है, लद्दाख अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है और यहाँ की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं दोस्तों गीता मित्तल, इसे ध्यान रखना है। और अभी एक और क्वेश्चन आया था यहाँ से रिलेटेड कि भारतीय संविधान के तहत शपथ लेकर न्यायाधीश पहली बार कौन बने? राजेश ओसवाल जी, इनका नाम याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के पहले और वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है SCTIMST ने किस नाम से एक नया RNA एक्सट्रैक्शन किट लॉन्च किया है। तो SCTIMST इसका पूरा नाम पहले जान लीजिए। इसका नाम होता है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में रहा है पिछले कई दिनों से। तो इसने एक नया RNA एक्सट्रैक्शन किट लॉन्च किया है, किस नाम से? चित्रा मैग्ना के नाम से, ठीक है। चित्रा मैग्ना कहिए या चित्र मग्ना कहिए, हालांकि इसका पूरा नाम है दोस्तों चित्रा मैग्ना SARS यानी सार्स डैश कोव COV-2। तो ये है पूरा नाम इस RNA एक्सट्रैक्शन किट के, ठीक है। कोविड-19 महामारी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ये एक नया इनोवेटिव RNA एक्सट्रैक्शन किट है। अच्छा दोस्तों, अभी पिछले दिनों में कुछ वजहों से चर्चे में आया था। ये क्यों आया था? क्योंकि भारत में सबसे पहली प्लाज्मा थेरेपी से टेस्टिंग इसी ने शुरू की थी, प्लाज्मा थेरेपी से उपचार का, ठीक है, कोविड-19 का। और अभी इसी इंस्टीट्यूट ने चित्रा जीन लैम्प N नाम का एक नया तेज और सस्ता डायग्नोस्टिक किट भी लॉन्च किया था, इसे भी ध्यान रखना आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है। तो भारत है दोस्तों 8वें स्थान पर। एक्चुअली में अभी ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडारण पिछले हफ्ते बढ़कर इसका हो गया, इंडिया का हो गया है 479.57 बिलियन डॉलर। कितना हो गया है? 479.57 बिलियन डॉलर हो गया है। अभी पिछले हफ्ते तक एक रिपोर्ट आई कि 17 अप्रैल तक 3.09 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ गया इंडिया का, ठीक है, यानी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है। इसे फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानें तो दुनिया में
विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों में दुनिया में भारत है 8वें स्थान पर और पहले पर है चाइना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडारण चाइना के पास है। अब बात आती है ये विदेशी मुद्रा भंडारण होता क्या है, यानी फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। तो दोस्तों कोई भी देश हो, किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है उसके द्वारा कुछ धनराशियाँ, कुछ राशियाँ विदेशी मुद्रा राशियाँ रखी जाती हैं। किस लिए? जिससे ज़रूरत पड़ने पर वो अपने देनदारियों को भुगतान कर सके। ठीक है, आप लोग देखते होंगे किसी भी नोट में लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, फिर आरबीआई का गवर्नर। उसका मतलब ये होता है कि जो आपका कागज़ का टुकड़ा जो आपके हाथ में है उतने की वैल्यू वाला मुद्रा आरबीआई के पास है सुरक्षित, उतने का वो भंडारण किया हुआ है, जिसकी वजह से वो वचन दे सकता है कि ये जो आपके हाथ में है इसकी वैल्यू इतना बनी रहेगी कैसे भी हालत में। ठीक है, तो ये होता है सबसे मेन रीज़न विदेशी मुद्रा भंडारण का, तो ये इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैक्सिमम केसेस में डॉलर में और यूरो में रखे जाते हैं, सबसे ज़्यादा डॉलर में ही रखे जाते हैं। ठीक है, और आईएमएफ के पास भी जमा किया जा सकता है, सोने का भंडारण भी किया जा सकता है फॉरेक्स रिजर्व के रूप में, और भी कई प्रकार से होते हैं। तो जैसे अगर किसी देश की करेंसी की वैल्यू भी इसी वजह से ही बनी रहती है, क्योंकि बहुत से ऐसे आप लोग देख सुने होंगे वहाँ पर 1000 के 10,000 की नोट चलती है लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती है, बहुत से ऐसे कंट्री हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है, कैसा है, उसकी वैल्यू कितनी है रुपए की, मुद्रे की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में बीआरओ ने रावी नदी पर अपने किस प्रोजेक्ट के तहत अस्थायी पुल का निर्माण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट चेतक के तहत रावी नदी पर एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। रावी नदी को दोस्तों इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा। भारत के ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश भारत के ये तटवर्ती राज्य हैं और रावी नदी पाकिस्तान में भी बहती है। बीआरओ के बारे में बात करें, बीआरओ दोस्तों ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन 1960 को स्थापित हुआ, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और उसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में खगोलविदों ने बृहस्पति और वरुण ग्रह के बीच कितने क्षुद्र ग्रह खोजे हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा जुपिटर और नेपच्यून के बीच में टोटल 19 क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड खोजे गए हैं। ये सभी जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। ठीक है, और कब से कर रहे हैं? ये 4.5 बिलियन ईयर से, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर अरब वर्ष से ये परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। बृहस्पति ग्रह सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसी के थे पहले, लेकिन अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं दोस्तों शनि ग्रह के, ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2020 को स्पेस एक्स ने कितने स्टारलिंक सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए? तो दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी कहें तो इसने अभी हाल ही में 60 एक साथ स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ठीक है, 60 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं एक साथ। अब इसमें सभी सैटेलाइट के अलग अलग पर्पज़ हैं, सब अलग अलग पर्पज़ के लिए लॉन्च किए गए हैं। कुछ तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए, कुछ कनेक्टिविटी के लिए, कुछ कम्युनिकेशंस के लिए ये लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, किससे लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है, आपको पता ही होगा। ये रीयूजेबल रॉकेट है, दुनिया का पहला, और इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ओके, स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। और अच्छा, अभी हाल ही में एक वजह से ये और चर्चे में आई थी कि इसने घोषणा की थी कि मई तक ये मानव अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा अंतरिक्ष में, इसे याद रखना है। नासा से इन्होंने समझौता भी किया है। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके जीएस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप लोगों ने कल किया, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोगों ने लगभग 700 लाइक हुए थे 0 डिसलाइक पर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहा करो, चैनल को शेयर करते रहा करो, वीडियो को शेयर करते रहा करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एशियन कॉन्टिनेंट की। आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे मैप के थ्रू, और फोकस ये होगा कि एशिया के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था, एशिया महाद्वीप ये है, ठीक है, और इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में मिलते हैं, जैसे रूस हो गया, ठीक है, जैसे तुर्की हो गया। तो ये कुछ ऐसे देश हैं दोस्तों जो यूरोप महाद्वीप में भी मिल जाते हैं और एशिया महाद्वीप में भी मिल जाते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ये है रूस दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, और रूस में ये रहा बैकाल झील। बैकाल झील की खासियत सबसे ये है कि ये दुनिया की सबसे गहरी झील है।
इसे ध्यान रखना है। तो कहाँ पर है ये? रूस में हो गया। चलिए अब ये है मंगोलिया। मंगोलिया की क्या खासियत है? मंगोलिया की खासियत ये है कि यहाँ पर दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, बहुत पूछा जाता है, इसको याद ही होगा आपको। ये रहा चाइना। चाइना से क्या क्या चीज़ें फेमस है? चाइना से दोस्तों चीन की दीवार फेमस है, ठीक है, और चीन सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश भी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब भी आप चाइना ही बताएंगे। देखिए रूस को आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि दोस्तों रूस जो है ये एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर केवल एशिया की बात की जाए तब आप चाइना ही बताएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल एक बार बताया होगा, अगर आपको याद हो तो, भारत की नदी सबसे बड़ी और भारत में सबसे बड़ी नदी का अंतर मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे बड़ी अगर नदी पूछा जाए तब आप गंगा नदी बताएंगे, और भारत में सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तब आप बताएंगे गोदावरी नदी। वैसे ही है ये भी है, मतलब ये एशिया में ही शुरू होकर के एशिया में अगर ख़त्म हो जा रहा है तो वो एशिया में सबसे बड़ा देश हुआ। लेकिन अगर वो किसी और भी कॉन्टिनेंट को टच कर रहा है तो वो एशिया का हुआ। क्लियर है? तो चाइना हो गया सबसे बड़ा देश एशिया में। ये तो हो गया जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो है ये दोस्तों मालदीव। ये रहा भारत के नीचे मालदीव, बहुत ही छोटा देश है, ठीक है, तो ये मालदीव है। और अगर इसके नीचे आए तो देखिए ये रहा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में देखिए दोस्तों, कजाकिस्तान के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है ये, ठीक है, यानी कि चारों तरफ से ये ज़मीन से घिरा हुआ है, लैंड से लॉक्ड है, ठीक है। और ये थोड़ा सा जो सागर का पार्ट दिख रहा है, ये जो कैस्पियन सागर है, ये इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये खुद लॉक है, ओके। तो इसलिए कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, ओके। हालांकि ये मंगोलिया भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है। अच्छा, ये जो कैस्पियन सागर दिख रहा है दोस्तों, अब चूंकि ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है तो ये सागर एक प्रकार का झील है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इसे ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। तो सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। और अगर पर्वत की बात करें तो नेपाल में ही है हिमालय पर्वत श्रेणी, आपको पता ही है। तो वहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है। अब थोड़ा सा नीचे आए तो कजाकिस्तान के नीचे है दोस्तों उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके बाद तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की खास बात यह है कि यहीं पर है पामीर का पठार। पामीर के पठार को दोस्तों कहते हैं दुनिया की छत या विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसी वजह से इसे कहते हैं विश्व का छत या दुनिया की छत कहा जाता है, पामीर का पठार, ठीक है, वहीं पर है तजाकिस्तान में। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा भारत, ठीक है, नेपाल आपको इधर दिख रहा है। इधर अगर जाते हैं दोस्तों तो इधर अरब देश हैं। उसके बाद इधर आपको दिख रहा है ईरान। अरब देशों के बारे में दोस्तों हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, बहुत मज़ा आएगी इसको पढ़ने में। जैसे सऊदी अरब है ये, उसके बाद ओमान है, यहाँ पर है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है कतर दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये रहा यमन, ये ओमान रहा। उसके बाद ये जो सागर दिख रहा है दोस्तों ये लाल सागर कहलाता है। अच्छा, लाल सागर ये है, और इधर ये यूरोप में इधर साइड में पड़ता है भूमध्य सागर। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा यहीं पर है सुएज नहर। ये सुएज नहर जो है दोस्तों यहाँ पर है, यही जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को, इसे ध्यान रखिएगा। और इजराइल भी यहीं पर है, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में रहता है इजराइल, ठीक है, जेरूसलम जिसकी राजधानी है। सीरिया ये रहा, और सीरिया के बगल में ही है लेबनान। अभी मैंने उस दिन आपको बताया था कि इसने भांग की खेती को वैलिड कर दिया अपने देश में। उसके बाद ये इराक रहा, इराक की राजधानी बगदाद। ये जॉर्डन रहा, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। आज हम लोग धीरे धीरे केवल ये जानेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पर स्थित है, धीरे धीरे करके हम लोग सब चीज़ें जानते जाएंगे। ये रहा तुर्की, और मैंने आपको बताया था कि तुर्की और रूस ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं और एशिया महाद्वीप में भी आते हैं। ये रहा ब्लैक सी यानी काला सागर। अच्छा, लाल सागर हम लोग जान लिए, लाल सागर ये रहा काला सागर। एक और होता है पीला सागर, ये है पीला सागर, इधर पीला सागर, और ये जापान सागर है, ठीक है। अच्छा, जापान सागर से याद आया, इधर जापान भी देख लीजिए आप लोग, ओके, ये जापान है। और ये रहा साउथ कोरिया, और ये रहा नॉर्थ कोरिया। 38 डिग्री मैंने आपको इस पर बताया था जो डिवाइड करती है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, चीन की दीवार बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कहाँ पर पाई जाती है। कुछ लोग सोचते हैं चीन की दीवार यहाँ कहीं होती होगी, नहीं, चीन की दीवार दोस्तों यहाँ पर है। चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पर है, मंगोलिया यहाँ पर है, तिब्बत को चाइना खा ही गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, चीनी ताइपे है, ताई तुजू युंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बैडमिंटन की जो खिलाड़ी हैं चीनी ताइपे की हैं, तो यही हैं ताइवान ताइपे, ठीक है।
इसे ध्यान रखिएगा। अब इधर नीचे आते हैं, ये रहा हमारा फिलीपींस। फिलीपींस के पास में ही है दोस्तों मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त है ये, क्योंकि प्रशांत महासागर है और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा गर्त है मारियाना गर्त। ठीक है, चलिए कुछ और कंट्रीज़ को देखते हैं। भारत को आप देख ही रहे हैं, भारत के पास में नेपाल है, नेपाल, इधर भूटान, ये बांग्लादेश और ये रहा बर्मा, बर्मा यानी कि म्यांमार। ठीक है, और इधर थाईलैंड आपको दिख रहा होगा, थाईलैंड है, इधर लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, कंबोडिया में ही है अंकोर वाट मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, आपको याद ही होगा। चलिए इसके बाद नीचे यहाँ पर आने पर ये पड़ जाता है दोस्तों मलेशिया। मलेशिया, कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है। अभी आया था एक क्वेश्चन, ये इंडोनेशिया पड़ता है। इंडोनेशिया दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आप लोग देख ही रहे हैं, कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है ये इंडोनेशिया। ओके, यहीं पर दोस्तों ये है सिंगापुर, देखिए ये रहा सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, इंडोनेशिया का ये जो जावा द्वीप है, ये दोस्तों दुनिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप है, इसे भी ध्यान रखना है आपको। ओके, और इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको बताया ही कल, और इधर पड़ता है पपुआ न्यू गिनी। इतना तो हो गया ये एशिया। ओके, और भी छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, इनको भी हम लोग जानते रहेंगे। और आई थिंक आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम लोग यही इतना रखते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आज हम लोग पोजीशनिंग देख लिए हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, क्या क्या छोटी मोटी खूबियाँ हैं। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा कि एशिया में कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, और कुछ बेसिक स्टैटिक जीके जीएस के पॉइंट भी आपको कवर हो गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य का गठन भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था। अगला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों जान लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके उन्होंने डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रविशंकर, गुरुदेव यादव, मोहम्मद जारिफ, चंद्रकेतु, चांद बाबू, श्याम शेर कुमार, नरेंद्र मीना, मिथुन कुमार, पूजा चौधरी, गुड्डू कुमार, मनु पांडे, ज्योति पचौरी, विक्की राज, शांति प्रिया, कृष्ण कुमार, राजीव कौर, विभूति मांझी। ये लोग थे जो सबसे पहले 15 लोग थे जो डिटेल में आंसर किए दोनों क्वेश्चन के। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो, सबसे पहले आंसर करने की कोशिश किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।